हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी चर्चा का विषय है संयुक्त राज्य अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिकी संघ दुनिया का सबसे पहला संघ है और केसी वेयर जैसे विचारक ने इस संघ को आदर्श संघ कहा है। इसका मतलब है कि सबसे पहले अमेरिका में ही संघात्मक लोकतंत्र की स्थापना की गई संविधान निर्माताओं के द्वारा। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अमेरिका में संघात्मक शासन को क्यों चुना? क्योंकि उन्होंने वहां के लिए उसकी आवश्यकता महसूस की। आवश्यकता क्या थी? क्यों संघात्मक लोकतंत्र अपनाने को वो विवश हुए? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अमेरिका जैसे बड़े राज्य में, जहां पर जनसंख्या में बहुत ज्यादा विविधताएं हैं, भाषा संबंधी, प्रजाति संबंधी, रंग संबंधी, और जहां पर विविधताएं होती हैं वहां पर उन विविधताओं को बिलोंग करने वाले ग्रुप्स, जन समुदाय हमेशा इस बात की मांग करते हैं कि शासन व्यवस्था में उनको प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। तो उनकी इस मांग के मद्देनजर अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने उन सबको शासन व्यवस्था में प्रतिनिधित्व देने के लिहाज से संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। दूसरे, उनके सामने सुरक्षा का प्रश्न भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका है। अपनी स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी उपनिवेशों ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई के बाद 1776 में ब्रिटेन की गुलामी से उन्होंने अपने आप को मुक्त किया, स्वतंत्रता की घोषणा की। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा फिर से उन्हें अपने अधीन बनाने का प्रयास न किया जाए। इसलिए वो राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत बनाना चाहते थे, और ये सुरक्षा संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत ही संभव थी। तो 13 उपनिवेशों ने मिलकर, वो 13 उपनिवेश जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़े थे, उन्होंने स्वतंत्रता के बाद ये सोचा कि क्यों ना हम सब मिलकर एक ऐसे मजबूत संघ का निर्माण करें जिसमें हर उपनिवेश की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रह सके, हर वर्ग को शासन में प्रतिनिधित्व भी मिल सके और राष्ट्रीय सुरक्षा भी कायम रह सके। ये बात तो तय थी कि अगर 13 उपनिवेश अलग अलग रहते अपनी स्वतंत्रता की दुहाई देते हुए, तो बड़ा आसान था किसी विदेशी शक्ति के लिए कि वो उन पर हमला कर सकता और उन्हें अपने अधीन फिर से बना सकते। तो इस आशंका को दरकिनार करते हुए और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए कि भविष्य में उनकी सुरक्षा पर कोई खतरा न मंडराए, इस लिहाज से इन 13 संघों ने मिलकर एक अमेरिकी संघ की स्थापना की। संघ व्यवस्था की शुरुआत यहां से हुई। जहां तक संघात्मक शासन की बात है, संघ शब्द के अर्थ की बात है, संघात्मक शासन संधि और समझौते पर आधारित शासन कहलाता है। फेडरेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक शासन को अंग्रेजी में फेडरेशन कहते हैं और फेडरेशन शब्द की उत्पत्ति फोएडस शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है समझौता।
यानी जो अमेरिकी संघ है वो समझौते पर आधारित है। किसके मध्य समझौता हुआ? 13 उपनिवेशों के मध्य समझौता हुआ कि हम सब मिलकर एक मजबूत संघ का निर्माण करेंगे जो राष्ट्रीय सुरक्षा को पुख्ता करेगा और अमेरिका को आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर करेगा, क्योंकि आर्थिक विकास की संभावनाएं अमेरिका में बहुत ज्यादा थी और दुनिया के विभिन्न देशों के नागरिक इसीलिए अमेरिका की तरफ आकर्षित हुए थे। तो ये संधि और समझौता किया गया इन 13 उपनिवेशों के द्वारा जो ब्रिटेन के अधीन थे किसी समय में और जिन्होंने ब्रिटिश गुलामी से अपने आप को मुक्त किया था। संघात्मक शासन में ये जो समझौता होता है विभिन्न इकाइयों के मध्य, उस समझौते का लिखित रूप हमें संविधान में देखने को मिलता है। यानी संविधान के माध्यम से ये समझौता संपन्न कराया जाता है। तो राष्ट्रीय आवश्यकता के वशीभूत होकर आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर और विविध जन समुदायों को शासन में प्रतिनिधित्व देने के लिहाज से फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के लिए एक संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की। ऐसा शासन दुनिया में पहली बार स्थापित किया गया था। बाद में अन्य देशों ने इस शासन व्यवस्था का अनुसरण किया, जैसे कनाडा और हमारे देश भारत ने भी अमेरिकी संघ व्यवस्था का ही अनुसरण करते हुए यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। हालांकि भारतीय संघ अपनी प्रकृति की दृष्टि से अमेरिकी संघ से भिन्न है। तो जहां तक अमेरिकी संघ की बात है, उसकी अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं, लक्षण हैं, और इन्हीं लक्षणों को कमोबेश बाकी संघात्मक सरकारों के द्वारा भी अपनाया गया, अपने देश की आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। जब हम अमेरिकी संघ की विशेषताओं की चर्चा करते हैं, सबसे पहले अमेरिकी संघ दोहरी सरकारों की व्यवस्था करता है। अमेरिकी संघात्मक शासन में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर दो समानांतर सरकारें स्थापित की गई हैं। कौन सी दो सरकारें? एक तो राष्ट्रीय सरकार, केंद्र सरकार जिसे हम कहते हैं, और दूसरी हर प्रांत की, हर इकाई की अपनी अपनी सरकारें। जब अमेरिकी संघ बनाया गया था उस समय 13 उपनिवेशों ने मिलकर इसका निर्माण किया था। यानी अमेरिकी संघ की जो घटक इकाइयां थी उनकी संख्या 13 थी। 13 राज्य अमेरिकी संघ में शामिल थे। बाद में एक एक करके नए नए राज्य इस संघ में शामिल होते गए इसी समझौते के तहत, और राज्यों की संख्या बढ़ती गई। आज अमेरिकी संघ में 50 राज्य शामिल है। तो संघात्मक शासन की पहली विशेषता जो अमेरिकी संघ में हमें देखने को मिलती है वो है दोहरी सरकारों की व्यवस्था। द्विस्तरीय सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार और दूसरी हर प्रांत की, हर राज्य की, हर इकाई की अपनी अपनी सरकारें। और ये दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में संप्रभु सत्ता का प्रयोग करती हैं, आदेश देने के अधिकार का प्रयोग करती हैं, कानून बनाने, कानून को क्रियान्वित करने का कार्य करती हैं। दूसरी जो विशेषता है अमेरिकी संघ की वो है शासन शक्तियों का विभाजन। ये जो दो सरकारें स्थापित की गई हैं अमेरिकी संघ में, राष्ट्रीय सरकार और प्रांतों की सरकारें, उन सरकारों के मध्य शासन करने की शक्तियों का बंटवारा भी किया गया है। ये तय कर दिया गया है कि किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार
केंद्र सरकार को होगा, राष्ट्रीय सरकार को होगा, और किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय सरकारों को होगा। अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 1 इसकी व्यवस्था करता है, किसकी? शासन शक्तियों के विभाजन की। अनुच्छेद 1 में केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों के मध्य शासन की शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है वो एक खास सिद्धांत पर आधारित है। वो सिद्धांत है गणना और अवशेष का सिद्धांत। इस सिद्धांत के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों की गणना कर दी गई है। गिना दिया गया है कि इन विषयों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने और लागू करने का अधिकार होगा, और बाकी जो बचे हुए अधिकार हैं वो राज्यों के पास होंगे। ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संघ में अवशेष अधिकार केंद्र सरकार के पास है, लेकिन अमेरिका में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों के पास है। इससे ये स्पष्ट होता है कि अमेरिकी संविधान निर्माता राज्यों की शक्तियों को लेकर, उनकी स्वायत्तता को लेकर, उनकी स्वतंत्रता को लेकर बहुत ज्यादा सचेत थे। वो केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा मामला केंद्र सरकार के हाथ में रखना चाहते थे। तो केंद्र सरकार को ऐसे अधिकार प्रदान किए गए, ऐसे विषय प्रदान किए गए जिन विषयों का संबंध पूरे देश से था, पूरे देश की एकता से था, पूरे देश की सुरक्षा से था, संपूर्ण देश के आर्थिक विकास से था। तो राष्ट्रीय विषय केंद्र सरकार के हाथों में रखे गए और बाकी जो शेष अधिकार बचे वो राज्यों को प्रदान कर दिए गए इस सिद्धांत के आधार पर। तो इस तरह से शासन शक्तियों का विभाजन ये अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था की दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता अमेरिकी संघ की क्या है कि वहां पर एक लिखित, कठोर और सर्वोच्च संविधान स्थापित किया गया है। संघ शासन समझौते पर आधारित शासन होता है और ये समझौता स्पष्ट तौर पर संविधान में निहित होता है। संविधान में लिखित प्रावधानों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया जाता है कि किस सरकार का क्षेत्राधिकार क्या होगा। शासन शक्तियों का विभाजन संविधान के लिखित प्रावधानों के माध्यम से किया जाता है, और इसको लिखित रूप इसलिए दिया जाता है ताकि कोई एक सरकार भविष्य में इस विभाजन में परिवर्तन ना कर सके, संधि की शर्तों में परिवर्तन ना कर सके। ना तो केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सके और न ही राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप कर सके। और अगर कभी अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद हो तो उस विवाद का समाधान भी इन लिखित प्रावधानों के आधार पर किया जा सके। इसलिए लिखित संविधान को आवश्यक माना जाता है संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत। हमारे देश में भी ये विशेषता देखने को मिलती है। संविधान के लिखित रूप के साथ साथ उसका कठोर होना भी जरूरी होता है। कठोर संविधान का मतलब होता है ऐसा संविधान जिसमें आसानी से परिवर्तन ना किया जा सके, क्योंकि अगर आसानी से परिवर्तन करना संभव होगा तो क्या होगा कि हर सरकार, खासतौर से केंद्र सरकार, जब चाहे तब शक्तियों के विभाजन में परिवर्तन कर सकती है संविधान में संशोधन करके। तो इससे क्या होगा कि जो मकसद था संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना का कि दो समानांतर सरकारें स्वतंत्रता पूर्वक, स्वायत्तता पूर्वक कार्य कर सके, वो मकसद अधूरा रह जाएगा। इसलिए संविधान को कठोर बनाया जाता है संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत। अमेरिकी संविधान भी एक कठोर संविधान है क्योंकि इसकी धाराओं में परिवर्तन कोई एक सरकार अकेले नहीं कर सकती।
संशोधन का प्रस्ताव केंद्र सरकार के द्वारा लाया जाता है, लेकिन संशोधन तभी संभव होता है जब राज्यों की विधानसभाएं भी उसे स्वीकृति प्रदान कर देती हैं। बिना राज्यों की स्वीकृति के अमेरिका में कोई संविधान संशोधन संभव नहीं होता। इस लिहाज से बहुत कठोर संविधान है अमेरिका का संविधान। हमारे देश का संविधान तो फिर भी मिश्रित प्रकृति का है। कुछ धाराएं लचीली हैं जिनमें आसानी से परिवर्तन हो सकता है, और कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें संशोधन के लिए एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाना होता है। तो लिखित और कठोर संविधान भी संघात्मक शासन की आवश्यकता है, उसका एक प्रमुख लक्षण है। साथ ही इस संविधान का सर्वोच्च होना भी जरूरी माना जाता है। अमेरिकी संविधान सर्वोच्च संविधान है, यानी संविधान में जो नियम वर्णित कर दिए गए हैं, जो कानून बना दिए गए हैं संविधान की धाराओं के रूप में, वो कानून सर्वोच्च है और सभी सरकारें, सभी नागरिक, सभी पदाधिकारी उस कानून को मानने के लिए बाध्य है। बेशक कांग्रेस को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक कानूनों के अनुरूप ही होने चाहिए। उनके विपरीत जाकर ये सभाएं कोई कानून नहीं बना सकती। और अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 6 में ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि ये संविधान और इस संविधान के अधीन रहते हुए बनाए गए कानून और की गई संधियां या भविष्य में की जाने वाली संधियां अमेरिका के सर्वोच्च कानून होंगे। सभी उसको मानने के लिए बाध्य होंगे। न्यायालय उसी के आधार पर निर्णय प्रदान करेंगे। तो ये विशेषता पाई जाती है अमेरिकी संघ में। जो अगली विशेषता है अमेरिकी संघ की, वो है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। चूंकि संघात्मक शासन दोहरी सरकारों की व्यवस्था करता है, उन सरकारों की मध्य शक्तियों का विभाजन होता है और ये विभाजन लिखित रूप में संविधान में होता है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी दो सरकारों के मध्य अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इनके विवादों का समाधान करने के लिए, यानी दो सरकारों के मध्य जब भी अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस विवाद का निस्तारण न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका संविधान की धाराओं के अनुरूप निर्णय प्रदान करती है और जिस सरकार के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया जाता है, उसके उल्लंघन को रोकती है। चूंकि अमेरिका का संविधान एक संक्षिप्त संविधान है, केवल 7 धाराएं हैं उसमें, और संविधान की इन धाराओं की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को प्रदान किया गया है। तो इसलिए न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करते समय बहुत सारे नए सिद्धांतों को भी जन्म देती है। इसीलिए कहते हैं कि निसंदेह अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है, लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। इसका मतलब है कि संवैधानिक सर्वोच्चता के साथ साथ न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना भी अमेरिका में हो गई है। अमेरिकी संघ की एक खास विशेषता के रूप में ये विशेषता हमारे सामने आती है। और राइट टू जुडिशियल रिव्यू के तहत, न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की उदार व्याख्या की है और इसके साथ साथ ऐसे सभी कानूनों को जो संविधान के विरुद्ध हो, उसकी भावना के विरुद्ध हो, उसकी धाराओं के विरुद्ध हो, उसको अवैध घोषित करने का कार्य किया है। 1803 में मार्बनी बनाम मेडिसन के विवाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
अपने राइट टू जुडिशियल रिव्यू का पहली बार व्यावहारिक रूप में प्रतिपादन किया गया। तो इस तरह से न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना हुई है। न्यायपालिका ने जब संविधान की व्याख्या की, खासतौर से शासन की शक्तियों के विभाजन को लेकर, तो उसने इस दिशा में एक खास सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसको निहित शक्तियों का सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत क्या है? वैसे तो संविधान के द्वारा अनुच्छेद 1 के तहत केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों की स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी गई है, लेकिन जब न्यायपालिका ने उन धाराओं की व्याख्या की तो उसने ये प्रतिपादित किया कि ये ठीक है कि संविधान ने कुछ अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान किए और कुछ राज्य सरकारों को प्रदान किए हैं, लेकिन एक अधिकार का प्रयोग करते समय उसके साथ अन्य अधिकार जुड़ जाते हैं। अन्य अधिकार प्राथमिक अधिकार में निहित मान लिए गए हैं। खासतौर से केंद्र सरकार के अधिकारों की जब उसने व्याख्या की तो वो व्याख्या बहुत ही लिबरल थी और उसकी वजह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में दिनों दिन वृद्धि होती चली गई। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियों के संचालन का अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है। ये उसका मूल अधिकार है। अब इन आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए केंद्र सरकार बैंक की स्थापना कर सकती है, ट्रेजरीज की स्थापना कर सकती है। तो बैंक की स्थापना भी उसका निहित अधिकार बन गया। वो अधिकार जो स्पष्ट रूप से संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। बिना उसके मूल अधिकार का क्रियान्वयन संभव नहीं है। बिना बैंकिंग संस्थान की स्थापना के आर्थिक गतिविधियों का संचालन संभव नहीं है। इसलिए आर्थिक गतिविधियों के संचालन के अधिकार में बैंक की स्थापना के अधिकार को निहित मान लिया गया। तो इस तरह से जो व्याख्या की गई सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उस व्याख्या के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों में दिनों दिन वृद्धि होती चली गई और न्यायपालिका ने इसे निहित शक्तियों का सिद्धांत कहा। अगली जो विशेषता अमेरिकी संघ में हम देखते हैं वो है दोहरी नागरिकता। न केवल दो सरकारों की स्थापना की गई है, बल्कि दो तरह की नागरिकता की व्यवस्था भी अमेरिकी संघ करता है। एक संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और दूसरी उस प्रांत की नागरिकता जिस प्रांत का निवासी कोई व्यक्ति है। तो इस तरह से अमेरिका का हर नागरिक दो नागरिकता प्राप्त करता है, एक राष्ट्रीय नागरिकता और दूसरी प्रांतीय नागरिकता। दोहरी नागरिकता के साथ साथ वहां दोहरे संविधान की व्यवस्था भी की गई है और ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए की गई हैं ताकि राज्यों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनी रहे। हर राज्य अपना अलग संविधान भी बना सकता है। भारत में हम देखते हैं कि लंबे समय तक केवल जम्मू कश्मीर ही ऐसा राज्य था जिसके लिए पृथक संविधान था, पृथक संवैधानिक प्रावधान थे अनुच्छेद 370 के तहत। लेकिन अमेरिका में तो हर राज्य को अपना संविधान बनाने का अधिकार है। शर्त केवल यह है कि राज्य का संविधान राष्ट्रीय संविधान के सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। यानी अगर राष्ट्रीय संविधान कहता है कि अमेरिका एक गणतंत्रीय देश होगा, तो कोई राज्य सरकार ऐसा संविधान नहीं बना सकती जो गणतंत्रीय पद्धति को नकारता हो, गणतंत्रीय शासन की स्थापना वहां ना करता हो। तो सिर्फ ये शर्त है वहां पर राज्यों के द्वारा संविधान निर्माण की, बाकी वो अपने राज्य की आवश्यकता के अनुसार, जनता की आकांक्षा के अनुसार अपना पृथक संविधान बना सकते हैं
राष्ट्रीय संविधान से अलग वो अपना संविधान भी बना सकते हैं, लेकिन उनका संविधान राष्ट्रीय संविधान के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, उसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। एक और विशेषता जो अमेरिकी संघ में हमें देखने को मिलती है वो है कि वहां की जो संघीय व्यवस्थापिका है कांग्रेस, उसके दूसरे सदन में यानी सीनेट में संघ की सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। संघीय विधायिका के दूसरे सदन को आमतौर पर संघात्मक शासन में राज्यों का सदन या इकाइयों का सदन कहा जाता है, क्योंकि इकाइयों को रिप्रेजेंटेशन इस सदन में मिलता है, दूसरे सदन में मिलता है। अब ये रिप्रेजेंटेशन, ये प्रतिनिधित्व राज्यों को समानता के आधार पर दिया गया है, यानी हर राज्य को दो दो प्रतिनिधि ही चुनकर भेजने का अधिकार है, चाहे कोई राज्य जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा हो या छोटा हो। यहाँ पर भारतीय संघ में हम थोड़ी भिन्नता देखते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो संघात्मक शासन स्थापित किया गया है उसमें केंद्रीय संसद का जो दूसरा सदन है राज्यसभा, जो राज्यों की प्रतिनिधि संस्था है, उसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व अमेरिका के समान समानता के आधार पर नहीं दिया गया है। हमारे यहाँ राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा है उसका उतना ज्यादा प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है, और कम जनसंख्या वाले राज्य का प्रतिनिधित्व कम है। तो ये भिन्नता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में देखने को मिलती है। लास्टली, अमेरिकी संघ में हम ये भी विशेषता देखते हैं कि वहां पर संघ की जो इकाइयां हैं, यानी जो राज्य हैं, उनकी प्रादेशिक अखंडता अनुल्लंघनीय है। इसका मतलब ये है कि राज्यों की सीमाओं में कोई परिवर्तन केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता। नए राज्यों को संघ में प्रवेश तो दिया जा सकता है, और प्रवेश दिया गया तभी तो 13 राज्यों के स्थान पर आज हम 50 राज्य अमेरिकी संघ में देखते हैं। लेकिन मौजूदा राज्य की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक राज्य को विभाजित करके उसमें 2 राज्यों का निर्माण नहीं किया जा सकता, जैसा कि भारत में किया जाता है। भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन अमेरिकी संविधान केंद्र सरकार को ये अधिकार प्रदान नहीं करता है। और ये भी राज्यों की स्वतंत्रता, राज्यों की स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। तो ये है अमेरिकी संघ की विशेषताएं, जो दुनिया का पहला संघात्मक लोकतंत्र है। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि संघात्मक शासन का व्यावहारिक स्वरूप क्या है। क्या वास्तव में संविधान के द्वारा जो शक्ति विभाजन किया गया है उसके अनुरूप ही अमेरिकी संघ का विकास हो रहा है, या कुछ नए डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं, कोई नया विकास अमेरिकी राजनीति में, अमेरिका की संघीय व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है।